वेलकम स्टूडेंट्स। कल की क्लास में मैंने आपको बतलाया कि वेक्टर्स को दो तरीकों से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पहला तरीका जो है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है और दूसरा तरीका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। आज की ऑनलाइन क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे और इस क्लास में हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट समझाने जा रहे हैं। कल शुरुआत तो हमने कर दी थी, लेकिन फिर से एक बार, ठीक है। तो दूसरे तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स का वो है दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअल में दोनों वेक्टर्स के मॉडुलस की प्रोडक्ट और दोनों वेक्टर्स के बीच की एंगल की साइन की प्रोडक्ट के बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ the vector product of two vectors is equal to the product of their magnitudes and the sine of the angle between them, sine of the angle between them। कहने का अर्थ यह है कि मान लो कि एक वेक्टर A ये है हमारे पास, एक दूसरा वेक्टर B ये है। दोनों वेक्टर्स के बीच की एंगल सपोज करो कि थीटा है। तो जो A क्रॉस B होगा, ध्यान देना, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को हम A और B के बीच क्रॉस लगा करके डिनोट करते हैं। तो हाँ, दैट इज A क्रॉस B। कल जब डॉट प्रोडक्ट हमने बतलाया था तो बीच में डॉट सिंबल डाला था। आज यही मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बीच में क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। तो बीच में जो सिंबल यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डॉट हुआ है या क्रॉस, उसके हिसाब से आप समझ जाना कि किस तरह के प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो A क्रॉस B इसको पढ़ते हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B पढ़ा जाएगा और इसकी वैल्यू जो है, और ये दिस इज इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक से समझ लेना इस बात को। स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा हुआ है वो ये कि द मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान देना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस इतना होता है। ज्यादा अच्छा होगा ये कहना कि मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B जो है वो इतना होता है। लेकिन मत भूलो कि ये A क्रॉस B नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में A क्रॉस B यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का जो है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन की अभी हमने बात नहीं की। तो हमने लिखा कि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, वो मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा होता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एंड द डायरेक्शन of the cross product of two vectors is
in a plane is perpendicular to the plane in which both vectors A and B are line जरा ये समझ लो ठीक से। दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड जो है हमने बताया आपको कि मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा के इक्वल होता है, और इसकी जो डायरेक्शन है, चूंकि दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर होता है तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, तो इस ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो प्लेन में जिस प्लेन में लाई करते हैं, जैसे कि तुम देखो इस बोर्ड वाले प्लेन में हमने ए को बी को दोनों को ड्रॉ कर लिया है, तो इस दोनों वेक्टर के जिस प्लेन में ये लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच बोथ वेक्टर्स ए एंड बी आर लाइंग एंड इट्स डायरेक्शन किसका डायरेक्शन? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन is decided by the right-handed screw rule. राइट-हैंडेड स्क्रू रूल से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, एंड ए क्रॉस बी is actually equal to mod A mod B sin theta n cap। ठीक है, इसे जरा ठीक से समझ लो आप लोग। दो वेक्टर्स हैं, मान लो कि ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A इज दिस वन और वेक्टर B ये वाला है, दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि A और ये B है, तो A क्रॉस B जो होगा वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन जो है A और B दोनों जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड हो सकती है या परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड हो सकती है। तो किस डायरेक्शन में होगी? क्योंकि दो पॉसिबल डायरेक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए एक रूल है जिसको हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल कहते हैं। अब इस रूल को ठीक से समझ लो, क्योंकि आगे 12th के एंड तक और आगे भी फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी वेक्टर के इस कॉन्सेप्ट को, मैथ में भी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर होता है। उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पहले दोनों वेक्टर्स के जिनके क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है वो दोनों जिस प्लेन में लाई करते हैं उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। और अभी मैंने बताया कि ऐसे दो परपेंडिकुलर्स पॉसिबल हैं, एक ये वाला परपेंडिकुलर, दूसरा ये वाला परपेंडिकुलर, और तीसरा कोई परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं। तो सवाल है कि ये वाला या ये वाला कौन सा पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही होगी। उसके लिए लिखा गया है कि द डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाई राइट हैंडेड स्क्रू रूल। अब राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या होता है? तो जैसा नाम से क्लियर है, दे रखा है स्क्रू जैसा होता है कुछ। एक स्क्रू ले लो, मान लो कि ये स्क्रू है मेरे राइट हैंड में, कहाँ? लेफ्ट हैंड में नहीं, राइट हैंड में एक स्क्रू लिया हमने। इस राइट हैंड स्क्रू की एक टिप होती है, तुम जानते हो। मान लो कि ये पॉइंटेड एंड जो है टिप है, स्क्रू की टिप है। तो स्क्रू को हम वॉल में ऐसे, जैसे ये स्क्रू दिख रहा है, ऐसे फिट करेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ये वॉल में अंदर की ओर जाएगा, और ऐसे करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समझो कि अब डायरेक्शन हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी का। तो वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी ये हो गया। अब राइट हैंडेड स्क्रू रूल की मदद से हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी दाईं हाथ में
एक स्क्रू लेंगे, उस स्क्रू की टिप को उस टर्मिनल पॉइंट पर रखेंगे। इन दोनों वेक्टर की ये को टर्मिनल पॉइंट ये हो गई, ठीक है, इस को टर्मिनल वाले पॉइंट पर रखेंगे, ऐसे रखेंगे। और अगर तुमसे ए क्रॉस बी पूछा है, जैसे ए ये है बी ये है, अगर तुमसे ए क्रॉस बी पूछा है तो इस स्क्रू को अपने राइट हैंड में रखते हुए ए से बी की ओर घुमाओ। ध्यान देना, ए से बी की ओर रोटेट करेंगे, थोड़ा सा स्लाइट रोटेशन देंगे तो देखो ये स्क्रू किधर की ओर जा रही है, ऐसे घुमाने पर ये स्क्रू अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि डायरेक्शन ए क्रॉस बी की ऊपर की ओर होगी। यदि तुमसे बी क्रॉस ए पूछा जाता तो इसी स्क्रू रूल की मदद से हम कैसे निकालेंगे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो देखो इस स्क्रू की टिप को यहां रख देंगे और इस स्क्रू को बी से ए की ओर घुमाएंगे। तो बी ये है और ए ये है, तो बी से ए की ओर घुमाने पर देखो स्क्रू नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तुम ये भी पूछ सकते हो कि सर पहली बार आपने स्क्रू ऐसे रखा था, दूसरी बार स्क्रू ऐसे रखा है, बात समझ रहे हो? ध्यान देना, जिस वेक्टर पहले कौन सा वेक्टर दे रखा है ये देखना, ए दे रखा है पहला, बी दे रखा है बाद में, तो ए से बी की ओर घुमाओगे, ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी, ए से बी की ओर, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर बी क्रॉस ए पूछे तो बी से ए की ओर घुमाओगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो बड़े आसानी से हम, लेकिन ध्यान रहे ये स्क्रू तुम्हारे राइट हैंड में होना चाहिए। तो इस राइट हैंडेड स्क्रू रूल की मदद से हम दो गिवन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तुम डायरेक्शन फाइंड कर लिए। मान लो कि हमें ए क्रॉस बी जैसे निकालना था, हमने इस स्क्रू की टिप को यहाँ इसको टर्मिनल पॉइंट पर रखते हुए ए से बी की ओर रोटेट किया और ये डायरेक्शन इधर की ओर आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, मान लो कि वो यूनिट वेक्टर एन कैप है, स्मॉल एन कैप इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane in which A and B are lying। तो उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर n कैप है तो a क्रॉस b चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखने से काम नहीं चलेगा। तो a क्रॉस b को हम कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? तो ये जो इतने टर्म है ये तो हो गए मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और ये n कैप बताता है इसका डायरेक्शन, a क्रॉस b का डायरेक्शन हमें n कैप से पता चलता है। समझ गए बात? और n कैप की डायरेक्शन कौन तय करता है? तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल से हम n कैप की डायरेक्शन पता करते हैं, जिसको जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो मुझे उम्मीद है कि a क्रॉस b का मतलब तुम समझ गए होगे। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि a क्रॉस b वेक्टर्स जो हैं, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, व्हाट इज इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? याद करो कल हमने डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था, तो आज वैसे ही हम जानेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। समझो ये क्या है। तो मान लो कि वेक्टर ए जैसे ये है, यहां पर एक दूसरा वेक्टर बी ये है, क्लियर है? हम इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं। एक काम करो, इस पॉइंट को ओ मान लो, इस पॉइंट को पी मानते हुए इसे क्यू मान लो। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स को दो साइड्स मानते हुए, दो एडजेसेंट साइड्स मानते हुए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ठीक है, तो लेट अस कंप्लीट ए पैरेललोग्राम ट्रीटिंग दिस टू वेक्टर्स a and b as two adjacent sides of the parallelogram। दो सटे हुए साइड्स मानते हुए a और b को, इनकी मदद से हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इतनी लेंथ का एक वेक्टर यहां लेते हैं, ठीक है, इसके पैरेलल, वैसे ही इतनी लेंथ का इसके पैरेलल एक वेक्टर यहां ले लेंगे। ठीक है, ये रहा आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो नाम दे दो इस पॉइंट का, कुछ और नाम दे दो L। ठीक है, ये पॉइंट अगर L है तो हमने थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इसको,
इसको बिल्कुल इसके पैरेलल लगना चाहिए और हाँ क्लियर है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है पैरेलल नहीं लग रहा है ये तो। ये मार्कर उतना अच्छा तो ए और बी को दो एडजेसेंट साइड्स मानते हुए हमने क्या किया, पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया। इस पॉइंट का नाम दे दो एल, ठीक है। तो ओ पी एल क्यू एक पैरेललोग्राम हो गया। हमारे एक्चुअल वेक्टर्स क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और ए क्रॉस बी का मतलब तुम जानते हो, दिस इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। ये हो गया ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो देखते हैं कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या कहता है। क्यू पॉइंट से यानी ये सेकेंड वेक्टर की टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो पहले वेक्टर पर। मान लो कि परपेंडिकुलर की फुट जो है पॉइंट एम पर पहले वेक्टर को कट कर रही है, ठीक है। तो ये बताओ इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एम दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन ये मॉड बी हो गया, ठीक है। तो हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि सो ओ एम इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये लेंथ जो है ये एक्चुअल में मॉड बी साइन थीटा हो जाएगी, मॉड बी साइन थीटा हो जाएगी, क्लियर है। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, तो एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी का मॉडुलस लो। ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होता है, दिस इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, साइन थीटा। और अभी तुमने देखा मॉड बी साइन थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो मॉड बी साइन थीटा है, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड ए, ठीक है, इंटू क्यू एम, इंटू क्यू एम। ओ एम नहीं, ये क्यू एम है, क्यू एम है ये, दिस इज क्यू एम। अब तुम देखो इस पैरेललोग्राम को, ये टू पैरेलल साइड्स के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है QM। इससे हम मल्टीप्लाई करें इसको बेस मानते हुए, इस बेस को यदि इस परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करें तो बताओ तुम क्या पढ़े हो, क्या मिलेगा हमें, इस पैरेललोग्राम की एरिया मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टू वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस उन टू वेक्टर्स की मदद से उनको टू एडजेसेंट साइड्स ट्रीट करते हुए यदि एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया जाए तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस उस पैरेललोग्राम की एरिया के इक्वल होता है। यानी कि यदि इस एरिया को हम मेजर कर सकें तो यही एरिया जो है ये क्या होगी, ए क्रॉस बी की मॉडुलस होगी। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम formed by A and B as sides, वेक्टर ए और वेक्टर बी को साइड्स की तरह ट्रीट करके हम यदि एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उस पैरेललोग्राम की एरिया ही जो है वो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड देती है, ठीक है। अब तुम एक और बात बताओ, तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी, तो टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की मॉडुलस जो है वो उन दोनों वेक्टर्स की मदद से बनाए गए पैरेललोग्राम की एरिया की मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, ठीक है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसको एक दूसरे अंदाज में समझो। अब ये बताओ कि ओ क्यू एल पी ये तो पैरेललोग्राम हो गया। यदि हम Q से P को अगर ज्वाइन कर दें तो ओ क्यू पी एक ट्रायंगल बन गया, पी एल क्यू ये दूसरा ट्रायंगल बन गया और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो मैं तुमसे पूछूं कि ओ क्यू पी ट्रायंगल की एरिया कितनी होगी, ध्यान देना इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किन की मदद से फॉर्म किया गया है,
वेक्टर ए और वेक्टर बी को ही टू एडजेसेंट साइड्स ट्रीट करते हुए अगर एक ट्रायंगल फॉर्म करें हम, तो उस ट्रायंगल की एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होती है। ठीक है, तो ऑल्सो और ये इस पैरेललोग्राम में ऐसे टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, यानी कि एक ट्रायंगल की एरिया का डबल कर दें तो इस पैरेललोग्राम की एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑल्सो ए क्रॉस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया। ऑल्सो मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया of the triangle formed by A and B। A और B को दो साइड्स मानते हुए अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करें तो उस ट्रायंगल की एरिया, मैं रिपीट कर दूं, ये एक साइड हो गया, दूसरा साइड ये, इन दोनों को एक ट्रायंगल का साइड इस ट्रायंगल का साइड मानते हुए अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो इसकी एरिया भी हाफ बेस इनटू हाइट होगी, और इस हाफ का डबल करेंगे तो सिर्फ बेस इनटू हाइट जो कि पूरे पैरेललोग्राम की एरिया होगी, जो a क्रॉस b हो जाती है। तो मतलब कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय a एंड b। दिस इज द अनदर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ a क्रॉस b एंड इट्स मॉडुलस। ठीक है, अब हम बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझें। फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर दिस क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन वेक्टर, द P भी लिख रहा हूं मैं पोजीशन वेक्टर के, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द फोर्स इक्वल्स टॉर्क। ध्यान देना, वैसे तो इस टॉपिक के बारे में हमें 7वें चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ना है, लेकिन चूंकि अभी एग्जांपल्स की बात उठी है तो मैं बता दूं कि किसी भी बॉडी को उस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो उसमें रोटेशनल इफेक्ट पैदा होता है। जैसे सपोज करो ये बोर्ड हम यहां से पकड़ के इसको ऐसे फोर्स लगाएं तो इसमें ऐसे रोटेशन पैदा हो रहा है, तो सवाल उठता है कितना रोटेशन पैदा होगा। तो जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया इस पॉइंट की ओरिजिन से कुछ पोजीशन वेक्टर होगी। ठीक है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर को यदि हम मान लो कि इसकी पोजीशन वेक्टर r है, इसकी पोजीशन वेक्टर किसकी, जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जो भी फोर्स लगाया वो सपोज करो कि F है, F न्यूटन का फोर्स लगाया सर्टेन डायरेक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म में उसको लिखेंगे F वेक्टर। तो R क्रॉस F जो होता है दिस इज इक्वल टू टॉर्क होता है, टॉर्क जो कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स कहलाता है। तो F न्यूटन का फोर्स यदि किसी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पोजीशन जिसकी पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R है, तो R क्रॉस F जो होता है ये टॉर्क के बराबर होता है, ये उस बॉडी पर लगने वाले उसमें पैदा हुए रोटेशनल इफेक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो टॉर्क जो कि एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट को मेजर करती है, जब उस पर किसी फोर्स को लगाया जाता है तो उस रोटेशनल इफेक्ट के बारे में जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो R क्रॉस F होता है, जो दो वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक वैसे ही आपने एक सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में भी ऐसा ही रिलेशन होता है। ठीक है, द cross product of angular velocity, the cross product of angular velocity
ओमेगा। ध्यान देना, एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर वेलोसिटी इज अनदर वेक्टर क्वांटिटी। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड द पोजीशन वेक्टर and the position vector r of a particle जो कि रिवॉल्व कर रही हो, of a particle gives its linear velocity, ठीक है, v, यानी कि दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, जैसे मान लो कि ये सर्कुलर मोशन में कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, तो जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है, मान लो कि यहां पर रिवॉल्विंग पार्टिकल है, इसकी लीनियर वेलोसिटी ये v है। तो इस पॉइंट की पोजीशन, मान लो कि यहाँ पर ओरिजिन हम मान लें, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो भी है, इसकी पोजीशन वेक्टर r और वेक्टर v, ये जो है इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है r अक्रॉस v, ये क्या देगा? तो r की डायरेक्शन ये हो गई, वेलोसिटी इधर की ओर हो गई, तो r क्रॉस v की डायरेक्शन स्क्रू रूल से कैसे हो जाएगी? r क्रॉस v रोटेट करें, स्क्रू की टिप को यहां रखे इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है इससे तय कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली तुमने एंगुलर मोमेंटम जैसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुना होगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन में, किसी पॉइंट के अबाउट वो रिवॉल्यूशन में है, तो द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। जैसे चलो मान लो कि ये सर्कुलरली मूविंग पार्टिकल है, तो जो भी पार्टिकल है उसका कुछ मास होगा, इसकी मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर p जो होगा वो mv हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट की एंगुलर मोमेंटम की बात उठती है, एंगुलर मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में भी आप लोग 7th चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ही पढ़ोगे ठीक से, ज़्यादा डिटेल में हम लोग तभी पढ़ेंगे। तो एक रिवॉल्विंग पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम जो है अबाउट एनी एक्सिस कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो वो भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो जिस पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम की बात उठे, उस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर r, उस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर r को लीनियर, उस पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम p के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और ये तुम्हें एंगुलर मोमेंटम देता है। तो L एंगुलर मोमेंटम और इज इक्वल टू ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, ये p क्या है? तो ये है लीनियर मोमेंटम और r क्या है? तो जिस पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम की बात उठ रही है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये उसकी पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सिमिलरली linear velocity can be expressed as angular velocity and cross product with position vector of the revolving particle, r cross f is equal to tau। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे फिजिक्स में जहां एक फिजिकल क्वांटिटी को हम दो अदर वेक्टर क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे, कोई डाउट हो पूछ लेना। अब रही बात कुछ प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये जान लो कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। ठीक है, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं कि वेक्टर दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट इज
वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव, एंटी कॉम्यूटेटिव, ठीक है। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये समझो कि ये होता कैसे है, ये बताओ। अभी मैंने बतलाया कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होता है उसका। अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे तय करेंगे? तो राइट हैंड में एक स्क्रू ले लें, स्क्रू की टिप को यहां रखें, कहां पर? ये दोनों वेक्टर के जो टर्मिनल्स हैं, कॉमन टर्मिनल्स, यहां रख के, ऐसे रखो चाहे ऐसे रख के, तो चलो ऐसे रखते हैं। तो A से B की ओर इसकी स्क्रू की टिप को घुमाओ, A से B की ओर घुमाओगे, देखो इधर की ओर जा रहा है, पेन ऊपर की ओर जा रहा है, ये स्क्रू ऊपर की ओर जा रहा है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। और इसकी मॉडुलस क्या होगी? मॉड A मॉड B साइन थीटा, जो कि थीटा सेम है, मॉड A मॉड B एज इट इज है। अब मैं तुमसे B क्रॉस A पूछूं तो क्या करना होगा हमें? अब इस स्क्रू की टिप को यहीं रख के अब इसको B से A की ओर घुमाएं, B से A की ओर, तो तुम देखो B से A की ओर घुमाने पर ये किधर जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो तुम देख रहे हो कि A क्रॉस B का डायरेक्शन तो ये हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली अपवर्ड टू द प्लेन इन विच A एंड B आर लाइंग। बट B क्रॉस A की बात करें तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच दिस टू वेक्टर्स आर लाइंग, यानी कि दोनों डायरेक्शंस अपोजिट हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। जबकि याद करो A डॉट B वाज एग्जैक्टली इक्वल टू B डॉट A, वहां डायरेक्शन का कोई चक्कर ही नहीं था और मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम होती है। तो यहां भी A क्रॉस B और B क्रॉस A की मॉडुलस तो सेम होगी, लेकिन चूंकि इसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और A क्रॉस B की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड है इन दोनों के प्लेन के, और B क्रॉस A की डायरेक्शन जो है इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। इसलिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A और एंड इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ये तो डॉट प्रोडक्ट में भी था। ओवर एडिशन जो है, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, तीसरा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल, दो वेक्टर्स चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इज ए नल वेक्टर, ठीक है। मतलब कि मान लो कि दो वेक्टर्स हैं A और A, तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? ये जीरो वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। ध्यान देना, जीरो सिर्फ नहीं लिखते हैं, चूंकि A क्रॉस A जो है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट चूंकि वेक्टर होता है, इसलिए इसको जीरो वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, और इसको नल वेक्टर कहते हैं, मैग्नीट्यूड जीरो होगी, ठीक है। तो दो लाइक वेक्टर्स जो हैं, दो पैरेलल वेक्टर्स या दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो भी हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट जो हैं, और कोई जरूरी नहीं कि सेम मैग्नीट्यूड के हो। मान लो कि ये A क्रॉस B की ही बात उठ रही है और A और B, A इधर की ओर है और B ये है आपका, ये दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच की चूंकि एंगल जीरो हो जाएगी, तो एंगल जब जीरो हो जाएगी तो मॉड A मॉड B साइन 0 डिग्री जो है वो पूरे A क्रॉस B को जीरो कर देगा, यानी कि रिजल्ट जो है वो नल वेक्टर आएगा। और समझ रहे होगे कि क्यों। वैसे ही अगर मान लो कि ये A और B जो है एंटी पैरेलल होते हैं, तो दोनों के बीच की एंगल 180 डिग्री हो जाएगी, तो वैसी स्थिति में A क्रॉस B जो होगा वो मॉड A मॉड B साइन 180, और साइन 180 भी जीरो होता है। इसलिए दोनों ही परिस्थिति में, चाहे वो A वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों ही परिस्थिति में जो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो जीरो होगा। अब लिखो द मैग्नीट्यूड
द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो ये हो गई आपकी पांचवी प्रॉपर्टी, चौथी या पांचवी जो भी है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ए नल वेक्टर। ठीक है। हाँ, तो एक और बात, दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा जिसमें कि दोनों वेक्टर सेम वेक्टर्स हों, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ ही, तो इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, नल वेक्टर होगा। कारण समझ रहे हो, दो सिमिलर वेक्टर्स जो हैं, दो लाइक वेक्टर्स जो हैं, दो सेम आइडेंटिकल वेक्टर्स जो हैं सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल जीरो होने की वजह से उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कह दें चौथी प्रॉपर्टी के रूप में कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a vector with itself is a null vector, that is a dot a is equal to null vector। क्लियर है। दो आइडेंटिकल वेक्टर्स जो हैं, एंगल जीरो हो जाएगी दोनों के बीच, दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है नल वेक्टर होगा। क्लियर है। आगे बढ़े अगर, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो लिखते हैं इसको, रहने दो इसको, पांचवी प्रॉपर्टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ the vector product of two perpendicular vectors, two perpendicular vectors 90 डिग्री एंगल हो जाएगी जब टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of their magnitudes, ठीक है। दैट इज वेक्टर ए क्रॉस बी जो होगा, ये तुम्हारा मॉड ए मॉड बी, और चूंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 कहे तो 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी हो गया। क्लियर है। यानी कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, जबकि दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्थोगोनल जो बेस वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करी जाए, तो ये हो जाएगी आपकी छठी या सातवीं प्रॉपर्टी। तो सिक्स प्रॉपर्टी में वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, आई क्रॉस आई कितना होगा। तो मैं तुमसे पूछूं कि आई क्रॉस आई कितना होगा, तो आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस इज इक्वल टू मॉड आई, फिर साइन बताना क्या हो जाएगी, दोनों के बीच की एंगल आई क्रॉस आई, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री हो गई। ठीक है। तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। आई क्रॉस आई की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। सिमिलरली k क्रॉस k, सॉरी j क्रॉस j is also equal to 0 and k cross k is also equal to 0। समझ रहे हो क्यों, दोनों ये चूंकि सेम वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच के एंगल 0, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट इनका 0 हो जाएगा। लेकिन बात करी जाए, यानी इससे हमें क्या मतलब, इससे क्या, इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, हम कहेंगे कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक, दैट इज thus the cross product of two
सिमिलर यूनिट वेक्टर्स इज जीरो, ठीक है। अब डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स लें तो क्या होगा, ठीक है। एंड आई क्रॉस जे की बात करी जाए तो क्या होगा ये बताओ, ध्यान देना। मान लो कि ये वेक्टर जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इधर यूनिट वेक्टर हमारा आई होगा इधर की ओर, इधर का यूनिट वेक्टर हमारा जे होगा, ठीक है। तो ये बताओ कि आई क्रॉस जे जब करोगे तो क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ जे, इंटू दोनों के बीच के एंगल कितनी, साइन 90 डिग्री, और एन कैप डालोगे तो एन कैप का डायरेक्शन अभी हमें फाइंड करना होगा। तो ध्यान देना, मॉड आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, साइन 90 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, लेकिन यहां पर एक एन कैप जो रह जाएगा, ये समझते हैं क्या होगा। तो मॉडुलस जो है आई क्रॉस जे की मॉडुलस जो है 1 हो गई, लेकिन अभी इसका डायरेक्शन कुछ है, देखते हैं कि वो डायरेक्शन क्या होगा। तो बहुत ध्यान से समझना, इसमें मैं स्क्रू रूल का यूज करने जा रहा हूं। तो तुम देखें कि वेक्टर आई कैप इधर की ओर है, वेक्टर जे कैप परपेंडिकुलरली इधर की ओर है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका हमारे पास क्या है, एक स्क्रू लेते हैं, स्क्रू की टिप को दोनों के को टर्मिनल पे रखते हैं, और अगर हमसे आई क्रॉस जे पूछा है तो आई से जे की ओर घुमाएंगे। तुम देखो ये किधर जा रहा है, तुम देखो ये दोनों जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में है दोनों, तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर जा रहा है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है, जेड एक्सिस होती है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होता है, क्योंकि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, तो जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो के कहलाता है। यानी कि आई क्रॉस जे जो होगा एक्चुअल में दिस इज इक्वल टू के कैप, ध्यान देना। तो ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दस दैट इज आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, ठीक है। सिमिलरली जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई हो जाएगा। समझो कैसे, तो ये मान लो कि ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और इधर के वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमारा के है, और ये जे क्रॉस के करना है ना, ये हमारा जैसे कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो जे क्रॉस के करना है हमें, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के लिए हमें क्या करना होगा, एक स्क्रू लो, स्क्रू को इसको टर्मिनल पर रखो, जे और क्रॉस के, तो ये जाएगा तुम्हारा स्क्रू की टिप जो है, देखो किधर की ओर जाएगी, जैसे के की ओर घुमाएंगे ऐसे घूमने पर ये स्क्रू की टिप देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारा आई कैप होगा, यानी जे क्रॉस के जो होगा वो आई कैप होगा। तो आई क्रॉस जे के कैप हो गया, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप हो गया, एंड वैसे ही के क्रॉस आई जो होगा, के क्रॉस आई जो होगा तुम चेक कर सकते हो जे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दो यूनिट वेक्टर्स का, बेस वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। यानी कि डिसिमिलर वेक्टर्स हो तो उस स्थिति में ये रिजल्ट आता है। एक जगह समराइज कर दें कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। एक रिजल्ट हमारा ये आ गया 10, ठीक है, जो कुछ हम समराइज करेंगे। एंड आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा रूल आया, इसकी खूब जरूरत पड़ेगी हमें। अच्छा, एक और बात समझ लो, आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के हो जाएगा। जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे जो है माइनस आई हो जाएगा। के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के जो है तुम्हारा माइनस जे हो जाएगा। तो इन सब की भी जब जरूरत पड़ेगी तो इस बात का ख्याल रखना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। अब बात करते हैं कि दो वेक्टर्स के अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे रखे हैं, जैसे पहला वेक्टर है a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, दूसरा वेक्टर b इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, हाँ,
तो ये हो गया आपका द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स the vector product of two vectors can be expressed in terms of rectangular components, in terms of rectangular components as ए डिटर्मिनेंट। मैंने डिटर्मिनेंट का लेक्चर दिया है आपको मैथमेटिकल टूल्स में लॉकडाउन के समय में, एज ए डिटर्मिनेंट। अगर नहीं समझ में आए, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं आई जे के, ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में डाटा कहलाता है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो लेट ए इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। then a cross b is equal to, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म ये है। तो ऐसी स्थिति में a क्रॉस b जो है इस रूप में लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है समझ लो, a क्रॉस b की वैल्यू इतनी जो है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या करते हैं, पहले इस रो को इस कॉलम को गैप कर देंगे और i ले लेंगे पहले। तो इसकी वैल्यू दैट इज a क्रॉस b इज इक्वल टू आई कैप, और ये इसको लेंगे सिलेक्ट करके यहां लिखेंगे और इस रो को इस कॉलम को भूल जाओ, और उसके बाद ये जो टर्म बचे 2/2 का डिटर्मिनेंट, इसको ऐसे क्रॉस करो, ए वाई बी जेड माइनस, तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है, ऐसे लिखो। फिर उसके बाद एक काम करो, माइनस जे कर दो, और फिर उसके बाद इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो। अब बच गया ये 2/2 का डिटर्मिनेंट। अब ax bz माइनस ax bz अब माइनस bx az कर दो, bx az कर लीजिए। ध्यान देना, ये अगर साइन पॉजिटिव है तो इसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, फिर इसके बाद जो थर्ड टर्म चालू होगा उसका पॉजिटिव साइन होगा, यानी कि प्लस। अब इसकी बारी है के कैप लेते हुए, अब ब्रैकेट के अंदर अब क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम को छांटेंगे, के जिस कॉलम में आता है। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बचा, फिर ax by, इसको लिखेंगे ax by माइनस ay bx, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब चाहे आप इस रूप में लिखो डेटा को, a क्रॉस b को इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, बात एक ही है। लेकिन इस तरीके से लिखने में, यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने पर देखो कितना आसान है याद करना है, इसको बहुत आसान है। आई जे के रख दिए पहले कॉलम में, पहले रो में, दूसरे रो में a के जो एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स उनको प्लेस कर दिया, तीसरे रो में b के जो एक्स वाई जेड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स उनको पुट कर दिया, और उसके बाद तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑपरेट करने आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिजल्ट आ गया। इस तरह से a क्रॉस b हम निकाल सकते हैं यदि a और b दोनों को उनके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कल प्रॉब्लम्स करेंगे इन पर बेस्ड। थैंक यू।